प्रेशर कांस्टेंट होगा। ग्राफ कैसे बनेगा? वॉल्यूम के पैरेलल, वॉल्यूम के पैरेलल। क्लियर हुई बात? आइसोबारिक के लिए। अच्छा, इन सब में आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वाले ग्राफ में अगर मैं पूछूं, सपोज ये वॉल्यूम वाला ग्राफ हो गया आपका, ये एडियाबैटिक वाला, ये आइसोथर्मल वाला हो गया, इन सब में वर्क डन किसका ज्यादा है? ये आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है? इस सब में वर्क डन किसका ज्यादा है पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? किसका वर्क डन ज्यादा होगा? विच वन मोर वर्क डन? बच्चे आइसोबारिक में आप देखोगे वर्क डन, वर्क डन होता क्या है? एरिया कवर्ड बाय प्रेशर और वॉल्यूम, एरिया कवर्ड बाय प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। आप आइसोबारिक वाले ग्राफ में देखो, सबसे ज्यादा एरिया जो है वो कवर्ड हो रहा है। आइसोबारिक में क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा एरिया कवर्ड है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। तो यहाँ पर क्या होगा? ये सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होता है बच्चे? वर्क डन आइसोबारिक का। उसके बाद आप बात करते हो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में किसका एरिया ज्यादा कवर हो रहा है? अगर मैं किसी दूसरे से इसको शो करूं तो आपका आइसोथर्मल में ये वाला जो एरिया है ये कवर हो रहा है सारा। तो आइसोथर्मल हो गया। उसके बाद वर्क डन किसका? आइसोथर्मल का। नेक्स्ट एडियाबैटिक का, एडियाबैटिक का वर्क डन आ जाएगा इसके बाद। और आइसोकोरिक के लिए तो वर्क डन 0 ही है। एडियाबैटिक और आइसोकोरिक के लिए क्या है? सबसे कम, 0 ही मान लो, क्योंकि वॉल्यूम, अगर वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला सबको पता है, P इज इक्वल टू डेल्टा वी, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा वी होता है। बोलो भाई, वर्क डन इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। अगर डेल्टा P मेरा 0 हो गया तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा फॉर आइसोकोरिक। बोलो भाई यस या नो? किसी ने कमेंट में बहुत कुछ है, वर्क डन ज्यादा। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है? पूजा ने हैंड रेज कर। पूजा, चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? नो मैम। और उसमें कोई स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन वाली बात याद है? पता है सबको? पाथ फंक्शन सिर्फ हीट और वर्क डन होते हैं, स्टेट फंक्शन बाकी के जो बचे। पाथ फंक्शन सिर्फ दो लोग, हीट और वर्क डन जो होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन? क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बच्चे? ऑप्शन फर्स्ट, क्यू हीट है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है भाई। बाकी अगर मैं बात करूं डेल्टा एच की, डेल्टा यू की, ये सब क्या है आपके? ओ सॉरी, क्वेश्चन डिफरेंट। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन कौन सा है बच्चे? क्यू, हीट और वर्क डन। याद रखना इस बात को, ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी सब स्टेट फंक्शन। अब आपने अच्छा एक वर्क डन से इसमें आया, मतलब लिखा है मैंने कहीं, वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला भी पता है आप लोगों को? दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो NRT log V1, लॉग, अगर लॉग लगा है बच्चे तो ये याद रखना 2.303 से मल्टीप्लाई करना, 0.303 NRT log V2 upon V1 माइनस का। क्लियर है मैम? ये तो आइसोथर्मल में होता है ना? हाँ, ये होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल। क्लियर है? रिवर्सिबली आइसोथर्मल के लिए किसी ने हैंड रेज किया? शिवानी, हाँ। पाथ फंक्शन क्यों है वो? क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करता है, बाकी लोग अपनी पाथ, गुड इवनिंग, पाथ पे जो डिपेंड करते हैं बच्चे की अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन, वो डिपेंड। वर्क डन आप जब काम करोगे, एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जा रहे हो, इधर से घूम के जाओगे और शॉर्टकट जाओगे तो कम वर्क लगेगा ना जब शॉर्टकट जाओगे। तो वर्क और हीट किस पे डिपेंड कर रहे हैं? अपने पाथ पे, कि जैसा उसका पाथ होगा उसके हिसाब से होगा। लेकिन वो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू डेल्टा एच, समझ में आ गया? हाँ जी मैम। वेरी गुड। मैं एक बार रिपीट करना। क्या रिपीट करूं? मैम हीट जहाँ से ट्रैवल करेगी उस पर डिपेंड करेगा कि हाँ, वो हीट ज्यादा, हीट और वर्क डन अपने पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए वो पाथ फंक्शन। यू और एच और जी ये सब अपने पाथ पे डिपेंड नहीं करती, स्टेट पे डिपेंड करती है, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करती है, इसलिए ये स्टेट फंक्शन होती है। क्लियर? यस मैम, क्लियर। हाँ, रिवर्स वर्क डन का रिवर्सिबल का फॉर्मूला ये याद रखना, अगर आपके पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल लगा हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके V2 V1 नंबर ऑफ मोल्स करके आंसर मैम इसका डेरिवेशन भी आ सकता है डेरिवेशन स्कूल वाले एग्जाम में? हाँ बिल्कुल, स्कूल वाले में आ सकता है।
वर्क डन, अगर आपका बच्चे ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल लिखा है तो ये, अगर आपको पी एक्सटर्नल दे दिया वहां पर तो आप ये पी एक्सटर्नल वाला ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इरिवर्सिबल वाला। क्लियर है? मैम केमिस्ट्री में भी डेरिवेशन आ सकती है पेपर में? शायद थोड़ा मतलब 2 नंबर में इसमें इतने में आ जाए, पूछ ले। वर्क डन, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को क्या बोलते हैं भाई, अगर इसे जूल में कन्वर्ट करना हो तो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जूल के इक्वल होता है, याद रखना इस बात को। अगर वर्क डन आपका बच्चे 10 टू पावर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है और उसने बोला जूल में बताओ वर्क डन कितना है, तो बता दो कि कितना होगा। यस मैम, 1000 से मल्टीप्लाई। जूल में पूछा है, 10 की पावर 2 जूल। मैम 10 की पावर 3 होगा ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जूल, जो ये है वही जूल है। ओके मैम। की हाँ yes. अब चलो शांत हो थोड़ा सा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मींस जूल। अगर आपको आंसर किलो जूल में, वहां तुम्हें दिखेगा कि कोई भी आंसर आपका जूल में नहीं दिया हुआ, सब किलो जूल में लिखे हुए हैं, तो इसको आप फिर कन्वर्ट कर दोगे, किलो जूल में करोगे तो किससे वो करोगे डिवाइड, 1000 से 0.1 किलो जूल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। हाँ मैम बट इसमें लिखा हुआ है ना कि वर्क को अगर हम कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 2 को जूल में, तब क्या होगा? नहीं, जूल में कन्वर्ट करने के लिए तो ये सेम ही रहेगा। अगर उसमें किलो जूल में लिखा है तो जूल मल्टीप्लाई होता है ना, तो सेम आंसर है। हाँ सेम ही आंसर हो गया, ये न्यूटन पर मीटर मींस जूल। लेकिन अगर वहां क्वेश्चन में सारे आंसर्स जो है किलो जूल में, सपोज यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, किलो जूल है, मैं बता रही हूँ कि किलो जूल अगर कहीं लिखा हो तो कैसे कन्वर्ट करना है, भूलना मत कन्वर्ट करना। क्वेश्चन देखो सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। 10 लीटर 2 लीटर हुआ गैस एक्सपेंड हुई है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर यूज हुआ है, या तो फिर 10 एटीएम ले लिया होगा, या 10 जूल, या 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपने वैल्यूज पुट करी, पी एक्सटर्नल माइनस किया, आंसर आया। अगर क्वेश्चन में एटीएम पर लीटर ऑप्शन में है तो एटीएम पर लीटर पे आंसर लगाओगे। समझ में आ रही है बात? अगर मैम अगर जूल लिखा है तो जूल पे लगाओगे, अगर किलो जूल लिखा हुआ है बच्चे तो आप फिर क्या करोगे, उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है बात? यस मैम यस मैम क्या बच्चे? मैम जो जूल में हम आंसर निकालेंगे उसको किलो 1000 से डिवाइड करेंगे। हाँ बस बच्चे आफरीन, ये जो क्वेश्चन मतलब अगर एटीएम पर लीटर में अगर प्रेशर है तो आंसर एटीएम पर लीटर में आएगा, जूल में होगा। मैंने तीनों को एक साथ लिख के दे दिया, अलग अलग क्वेश्चंस भी लिखे। 10 जूल को 10 इससे मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू पुट करी, वॉल्यूम कितना एक्सपेंड हुआ, 20 से 10 पे चला गया, 10 से 20 पे गया, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल किया आपने, पी एक्सटर्नल 10 दिया था, 10 लगाया, वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया 100। अगर यूनिट जूल में है, प्रेशर की यूनिट अगर एटीएम में है तो एटीएम में आंसर, जूल में है तो जूल लीटर आंसर, किलो जूल में अगर आ गया तो उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर हो गई बात? यस मैम यस मैम क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रीली, 1 मोल ऑफ, हाँ बोलो अरबाज। मैम पिछले वाले क्वेश्चन में आप 2 लिखी थी, क्या लिखी थी तुम? 2 लीटर लिखा है, 10 to यस मैम 2 20 लीटर नहीं लिखा लिखा है। है, कंफ्यूज कर रही हैं। हंस लो पे कंफ्यूज कर रही हूँ, तो नहीं, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। मैम 1 मोल, 1-2 घंटे से बैठ के यहाँ मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूँ ताकि कल की तरह ना हो कि मैं जूम करती जा रही थी फिर वो कहीं और जा रहा था, फिर मुझे ठीक करना पड़ रहा था, इसलिए आज मैंने सारे क्वेश्चन टाइप करके मतलब लिखे हैं यहाँ पे। हो क्लियर है? जाती जल्दी। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रीली, ये क्वेश्चन फिर से आगे क्या है, 10 लीटर टू 20 वॉल्यूम आइसो। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सपेंड फ्रीली आइसोथर्मल रिवर्सिबली, डेल्टा ई मींस होता है डेल्टा यू। क्लियर है भाई? आंसर क्या आएगा इसका? 0 सबके लिए 0। छाया, आफरीन, अरबाज, क्लियर है? जब कोई भी, यस मैम ध्यान से सुनो, अगर कोई भी गैस, ये वैभव आज फिर आ गया, कल तो ये बोल रहा था, झूठी तारीफ कर रहे हैं सारे लोग। अगर कोई गैस फ्रीली रिवर्सिबल हो रही है,
मतलब फ्रीली मीन्स क्या हो रहा है उसमें, वॉल्यूम जो है कोई एक चीज से दूसरी जगह फ्री हो गया, मतलब फ्री एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। और या फिर अगर क्या लिखा हो और तो क्या होता है वहां पे, डेल्टा वी वॉल्यूम जो होता है वहां पे 0 हो जाता है, तो आपका वर्क जो भी आपका ये क्या क्वेश्चन क्या था, मोनोफाइल वर्क डन डेल्टा एच पूछा था उसने, क्या पूछा था डेल्टा, मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, डेल्टा एच पूछा था। डेल्टा यू अगर इज इक्वल टू 0 हो गया, डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा बच्चे इसके लिए 0। क्लियर है बात? यस मैम। एक फॉर्मूला याद है आप लोगों को, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, बोलो भाई याद है? यस मैम एंथैल्पी का। अगर डेल्टा यू 0 हो गया, आइसोथर्मली भी है, फ्रीली एक्सपेंड हुआ है, फ्रीली एक्सपेंड हुआ है मतलब कि वॉल्यूम जो है वो आपका क्या है 0 है, वॉल्यूम 0 है तो ये भी 0 हो गया, तो डेल्टा एच भी क्या हो गया आपका 0। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा पीयूष, इस बार अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं भाई। मैम प्रेशर का भी तो मैम। होता है। एक बार दिखा मैम ये इरिवर्सिबल का फॉर्मूला है। है हाँ, नहीं रिवर्सिबल कर, मैम इसमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, सब बोल रहे हैं एक साथ में। ठीक है तनु, तुमने ठीक बोला, मैं एक काम करती हूँ, म्यूट कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि इन लोगों की भावनाएं शांत हो जाएं। ठीक है, रिवर्सिबल का है ये बच्चे, रिवर्सिबल, जहां पर आपकी चीजें वो क्या हो रहा है, वापस आ रहा है फिर जा रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से, उसके बाद मैं बताती हूँ, जिसके जो डाउट होंगे खोलूंगी माइक को थोड़ी देर बाद। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा डी होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी होता है। बच्चे इसका डेरिवेशन वगैरह सब आपने करा हुआ है। जब आपकी टिकमार्क के क्वेश्चन आता है तो वहां डेरिवेशन नहीं आएगा, आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले पता रहेंगे तब आपको क्वेश्चन देख के फटैक से दिख जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन में ये गिवन है वो गिवन है, मुझे निकालना क्या है। सपोज अगर आपका इस डेल्टा यू निकालने वाला कोई इस तरीके क्वेश्चन आ गया, देखती हूँ क्वेश्चन निकालने का। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि डेल्टा सीवी जो है, सीवी को क्या बोलते हैं कोई बताएगा मुझे? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी अगर आपको गिवन है कुछ, सपोज 2 कैलोरी गिवन है, सपोज क्या गिवन है, हीट कैपेसिटी आपको 2 कैलोरी गिवन है। बोला कि टेम्परेचर जो है वो 300 से 300 टू 315 हो गया है, ठीक है टेम्परेचर। और बोला कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, अच्छा ये सब स्टेटमेंट में दिया होगा, मैंने अलग अलग करके लिख दिया। तो आपको स्टेटमेंट में से पहले छांटना आना चाहिए कि हाँ गिवन क्या क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, अच्छा 2, सीवी गिवन है, अच्छा ठीक है 2 कैलोरी गिवन है। याद रखना ये कैलोरी अगर गिवन होगा बच्चे, अब बताती हूँ, तो आर की वैल्यू भी आपको कैलोरी में रखनी होगी। टेम्परेचर कितना गिवन है 300 टू 315, यानी कि डेल्टा टी जो है वो कितना निकल कर आ जाएगा मेरा 315 माइनस 300 निकल कर आ जाएगा 15। अब क्वेश्चन में आप वैल्यूज पुट करोगे अपनी, डेल्टा यू आपको निकालना होगा पहले, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई 2 60, बोलो भाई वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अगर क्वेश्चन में सीपी उसने ये डेल्टा एच अगर उसने पूछ लिया है तो आप कैसे निकालोगे भाई डेल्टा एच, डेल्टा एच और डेल्टा यू का एक रिलेशन याद है आपको, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, बोलो भाई डेल्टा डेल्टा एच इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है। आप पहले नंबर ऑफ गैसियस मोल निकालोगे। अच्छा इस वाले रिएक्शन के लिए मुझे बता दो, इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, बी जी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ये लिक्विड है और यहाँ पे आपका 2 है। अब बताओ जरा इसमें डेल्टा, कमेंट में लिख के बताओ जरा मुझे, इसमें डेल्टा उसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है। कोई बच्चा है हैंड रेज करना जिसे डेल्टा एनजी निकालना नहीं आता हो? कौन है? बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें डेल्टा एनजी निकाल, बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैसियस के लेने, गैसियस जो गैसियस है, लिक्विड और सॉलिड नहीं लोगे इसमें, कौन से वाले लोगे जो गैसियस हैं। अरे बोलो भाई कुछ, कैसे बोलोगे तुम, तुम्हारे माइक ऑफ है, एक मिनट।
बच्चे अगर आपको क्वेश्चन में सीपी, अगर आपको सीवी दिया हो तो आप सीपी निकाल लोगे। सीवी अगर क्वेश्चन में गिवन हो आपको कुछ, सपोज क्वेश्चन में सीवी गिवन है 5 है, सीपी पूछा है और बोला है कि वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, आर की वैल्यू आपको लेनी है 2 कैलोरी में। आर की वैल्यू 2 कैलोरी आती है, आपको रिलेशन पता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू सीपी प्लस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीवी प्लस आर, बोलो भाई 5 + 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन। हाँ शिवानी भाई क्या पूछ रही है, हाँ शिवानी कुछ पूछ रही हो, क्लियर है सारे बच्चों को, बोलो भाई। मैम 3 आएगा ना इसका, क्यों 3 क्यों, माइनस होगा ना इधर, प्लस माइनस में होगा थोड़ी ना। जाएगा। अरे सॉरी ये सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, क्लियर है। यस मैम। नीचे वाला लिखा था ना, ठीक मैं ऊपर सीपी माइनस सीवी लिखा होता है। मैम क्या? मैंने वो लिखा था कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में। किसमें, डेल्टा एनजी के लिए? हाँ जी मैम। हाँ हाँ बिल्कुल मैम और इसमें ये मोल्स वही है ना, 2 और 2 जो लिखे हैं आगे। हाँ यही है। थैंक यू मैम। ये रहा क्वेश्चन, नहीं तो भैया जो मैंने भी करवाया आपको, कौन सा एन वाला वाला बता दो एक बार, डेटा एन बच्चे, कैसे नंबर ऑफ निकालते हैं? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जितने आपके, अच्छा ये बताओ एम गैशियस है, ये 2 आपका एन जी कुछ है गैस, और यहाँ पे आपका बना 2C गैस और डी। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होंगे आपके, डेल्टा एन जी की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने गैसियस मोल हैं 2, क्या है, लिक्विड है? गैस 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 2 है, 0 0 0 क्यों मैम इसमें -1 है। होगा मैम। गैस मैम 3 है ना ये वो डी तो। दे रखा है, वो लिक्विड है या सॉलिड? गैस मैम डी। मैम उसके आगे वाला हो, प्लस में जो है। मैम -1 ही तो होगा। क्लियर। मैम फिर तो -1 आएगा ना। -1 आंसर आ गया 2p माइनस, देख रुक जाओ जिसने पूछा था, मैम 2 1 आएगा। -2 रिएक्टेंट में कितने गैसियस मॉलिक्यूल है 2, और इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 3, आंसर इज -1। याद रखना वैल्यू -1 ही पुट करना, तभी होगा, नहीं तो कुछ और गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है। ओके मैम। यस मैम। मैम -1 कैसा है? 1 आता है अरे ना मैम। 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है ना बच्चे। पहले प्रोडक्ट लिखेंगे फिर रिएक्टेंट फिर माइनस करना। हाँ फिर माइनस करोगे तो बड़ा नंबर आपका उसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। अच्छा फटाफट से अब ये देख लो, डेल्टा जी इज इक्वल टू में क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ये बात याद है, फॉर्मूले एक बार साथ के साथ लिखते जाओ, जो मैं लिख रही हूँ ना अपनी कॉपी में लिख लो, याद कर लेना। अगर बच्चे आपको मैम एक बार जरूर से फॉर्मूले लिखते पेज पे लिखना, हम लिखेंगे। मैम के पास बहुत टाइम है। डेल्टा जी इज इक्वल टू में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। बच्चे वो एक एक पेज में आपके पास आ जाएंगे, आप लिखते रहना, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये एक फॉर्मूला है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी, एच एंथैल्पी और ये टी डेल्टा एस एंट्रोपी है, ये एस। आपको पता है कि डेल्टा, अगर आपको क्वेश्चन में डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एस गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, क्या आप डेल्टा जी निकाल लोगे, बोलो भाई। एट इक्विलिब्रियम, याद रख लेना इस फॉर्मूले को, जहां पर भी आपको एच दिख गया, टी डेल्टा एस दिख गया, तो आप क्वेश्चन में वो निकाल लोगे। अगर बाय चांस क्वेश्चन में डेल्टा यू गिवन हो, सपोज 20 किलो जूल समथिंग कुछ आपको ये डेल्टा यू गिवन है क्वेश्चन में, और इक्वेशन गिवन है, कोई क्या गिवन है उसके साथ तुम्हें इक्वेशन गिवन है, तो आप पहले डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये वाला फॉर्मूला लेके, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT रख के पहले तो निकालोगे डेल्टा एच। ये भी आपके सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेल्टा यू गिवन होगा, रिएक्शन गिवन होगी, और बोलेंगे कि जी निकाल के बताओ, गिब्स फ्री एनर्जी निकालो, या फिर पूछेंगे कि बताओ कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो पहले तो आपको जब डेल्टा यू गिवन है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, उससे डेल्टा यू की वैल्यू से पहले डेल्टा एच निकालोगे,
आपके पास रिएक्शन गिवन होगी तो उसमें डेल्टा एन जी आर टी रख के वैल्यूज निकालोगे, डेल्टा एच निकलेगा, उसके बाद डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे ये रख के पुट करोगे। क्लियर है बात? बोलो भाई। डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू होता है 0। ये बात याद रख लो हमेशा के लिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 हो गया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाता है। कब? एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात? इक्विलिब्रियम पे अगर जी 0 हो जाएगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा। बोलो भाई। एक और रिलेशन याद रखना है आपको, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एक रिलेशन होता है। एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर, याद रखना माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम हो जाता है। और नेचुरल लॉग को हटाओगे तो आगे 2.303 से मल्टीप्लाई किया आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये डेल्टा जी नॉट के इक्वल होता है। अगर क्वेश्चन में आपको के इक्विलिब्रियम गिवन हो, वैल्यूज पुट करोगे आर की, टेम्परेचर की, 2.303 की और डेल्टा जी की वैल्यू को क्या कर लोगे? फाइंड आउट कर लोगे। ये क्वेश्चन आपके सामने देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 0.016। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको दिया हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस क्या? कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको 0.0016 गिवन है। उसने बोला आपको फाइंड आउट करो डेल्टा जी की वैल्यू एट 300 केल्विन पे। किसमें फाइंड आउट करनी है? 300 केल्विन में। बच्चे जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो आप पहले क्या करोगे? इसका लॉग ले लो। लॉग अगर आप के इक्विलिब्रियम का लोगे, आप 16 लॉग 0.6, इसको ऐसे लिख सकते हो 16 इंटू 10। लॉग निकालना बता रही हूँ, जरा ध्यान से देखना। 16 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं इसको हम। 16 इंटू 10 की पावर -4। मैंने ये सारे जीरो नीचे लिया और ऊपर -4। अब मुझे पता है लॉग 16 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू क्या होता है? लॉग 16 प्लस लॉग 10 की पावर -4। क्लियर? लॉग 16 को मैं ये लिख सकती हूँ लॉग 2 की पावर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ। प्लस यहाँ पे लॉग को आगे ले आओ, -4 आगे आ जाएगा, पावर जो होती है आगे आ जाती है लॉग 10। ये आगे जो पावर में है ऊपर, ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप। ए लॉग ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। आप ये इस तरीके से लिखा है तो आपने इसको खोल के यहाँ ऐसे लिख लिया लॉग की वैल्यूज को। उसके बाद 16 लिखा था, 16 में आपको क्या लिख सकते हो? आप इसको 2 की पावर में आप कन्वर्ट करोगे। सपोज अगर 8 होता तो आप 2 की पावर में कन्वर्ट करते, 2 की पावर 3 आता। 2 2 जब 4 होता तो क्या लिखते? 2 की पावर 2 लिख देते। जब आपको या 32 होता तो 2 की पावर 6 लिख देते। आप इस 5 लिख देते। आप इस तरीके से इनकी क्या कर सकते हो? पावर्स को 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। जो ऊपर 4 है ये आगे आ जाएगा 4 log 2 -4 और log 10 की वैल्यू होती है 1। आंसर क्या आ जाएगा बच्चे इसका? इक्वल टू 4 log 2 का वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है 0.3 होती है। और किसी की याद हो ना हो log 2 की वैल्यू याद रख लो 0.3 होती है। आंसर क्या आ गया? 4 इंटू 0.3 कितना होता है? 1.4 3 12, 1.3 आंसर आ जाएगा। 4 में से आपने माइनस करना है क्या? 1.3 में से आपने माइनस 1.2 में से माइनस किया 4 को, आंसर कितना आया? 2.8 माइनस का। क्लियर हुई बात? माइनस का 2.8 आंसर आया। अब निकालना क्या था वो मत भूल जाना। करते करते क्वेश्चन को निकाल, ये आपको जल्दी जल्दी करना आना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। डेल्टा जी माइनस आर टी 2.303 को लगाना मत भूलना। तुम कहोगे कि हमने तो आंसर निकाल दिया, आंसर आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये गलती मैं भी बहुत बार कर चुकी हूँ, 2.303 लगाना भूल जाती हूँ। 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 गिवन था। ये -2.8 है, माइनस से माइनस यहाँ प्लस, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात भाई? यस और नो? बोलो भाई, सबको क्लियर है? मैम रिपीट कर दो। मैम तो यार मैम ये टेम्परेचर अगर सेल्सियस में मैम होगा बस तो उसको मुझे केल्विन में भी लास्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैम रिपीट कर एक दीजिए। मिनट, क्या बच्चे रुको, टेम्परेचर में क्या? रिपीट कर दो। मैम अगर टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन होगा तो उसको केल्विन हम में केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। करोगे।
अच्छा आपको आप क्या रिपीट करना है बच्चे? आपको लॉग निकालना नहीं समझ में आया? यस मैम, मेरे को भी नहीं आया। मैम क्वेश्चन वाली तभी आप लोगों को लॉग निकालना नहीं सिखाया गया। बोलो क्या? ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन वाली स्लाइड दिख गई? मैम जी आपने लॉग वाली और दिखा दो। एक मिनट, क्या शिवानी? मैम जो आपने लॉग मैम लॉग निकालने वाली तुम हाँ लॉग निकालने वाली स्लाइड, ठीक है। अब मैं एक बार लास्ट टाइम फिर से समझा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनना बच्चे। जब लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो बस एक बार। ये मैम क्वेश्चन वाली मैम यस मैम जो क्वेश्चन लिखा था आगे वाला। मैम अगला वाला, यही वाला। ये समझा तो रही हूँ, मुझे समझाना ही दे रही हूँ। लगा निकाल, सुन, तसल्ली से सुन के तो लो। अगर आपको लॉग की वैल्यू निकालनी है 0.00016 वो लिखा था, इसकी आपको लॉग की वैल्यू निकालनी है। लॉग इसको आप पहले तो सिंपल फॉर्म में लिख दोगे, 16 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हो इसे, ठीक है। क्योंकि लॉग ए बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी कि ये a इंटू बी है, a ये b है। अब इसको अलग अलग करके आप लिख सकते हो लॉग a प्लस लॉग b। क्लियर हुआ यहाँ तक? माइनस का फोर। यस मैम ठीक है। अब आपने log 16 को 2 के उसमें चेंज कर देना है, क्योंकि आपको 2 की वैल्यू पता है। 16 होता है 2 की पावर 4। ये बात क्लियर है सबको? log इज इक्वल टू log 16 मींस 2 की पावर 4 होता है। माइनस का 4 पावर में आगे आ जाएगा। माइनस का 4 जो पावर में, जो ये फॉर्मूला है लॉग का, एक प्रॉपर्टी लॉग की ये भी है कि अगर पावर में जो कुछ भी है ऊपर ये आगे आ जाता है और बाकी का ये ऐसे रहता है। क्लियर? ये प्रॉपर्टी है लॉग की। माइनस का 4 आगे आया, log 10 जो बचा था वो ऐसे रहा। ये भी यहाँ पे भी 4 आगे आ गया, 4 log 2 प्लस, और log 10 की जो वैल्यू होती है बच्चे log वो 1 होती है, -4 log 10। और यहाँ log 4 की वैल्यू क्या होती है? log 4 की वैल्यू log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3। 4 आगे से था, log 2 की वैल्यू आपने 0.3 लिखी, माइनस का 4 लगाया। क्लियर हुई बात? ये माइनस का 4 था, यहाँ से माइनस का 4 और log कितना हो गया आपका? -4। log 10 की वैल्यू 1 माइनस का 4। बोलो भाई, डाउट हुआ इसमें कहीं? नो मैम। पक्का क्लियर है? जैसे आपने ये log 16 लिखा था तो मैम यहाँ पे कोई ओड नंबर भी तो हो सकता है इवन की जगह। अरे मेरी माँ, मैं भी ये बता रही हूँ, अगर 2 से वो वाले हुए, 16 हुआ, 8 हुआ या फिर 32 हुआ, इनको कैसे सॉल्व करोगे? अपना चला, ठीक है। अभी मैं अपना बता रही हूँ, जो इजी होते हैं ना वही देते हैं। अगर कुछ 2 और 3 के लॉग के अलावा कोई दूसरी वैल्यूज होंगी तो वो गिवन हो जाएगी क्वेश्चन में। क्लियर? 3 की भी याद रख लेनी है। 0.3 की क्या वैल्यू होती है भाई लॉग की? कौन बताएगा? 0.3। 0.47 उसके लिए होती है, हाँ 0.47 होती है। किसकी? लॉग 3 की, 5 की, 3 की सॉरी। log 5 की वैल्यू होती है 0.7 और log 3 की वैल्यू क्या होती है? 0.48। अभी लिखती हूँ, रुको। मैम ये याद करना पड़ेगा? सिर्फ 2 वैल्यू, आपको सिर्फ 2 याद रखो, log 2 की 0.3, log 3 की 0.48। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। log 3 को 0.5 के अप्रॉक्स में ले सकते हैं। किसको? हाँ ले लो, 0.5 ले लो। क्लियर है? 1.2 मल्टी माइनस का 4 किया आपने, इसका आंसर आपका आया -2.8। क्लियर हुई बात? कैसे आया था? अब आगे कुछ नहीं किया था, जो आपका डेल्टा जी था उसमें वैल्यूज पुट करी थी, आर की, टी की, 2.303 की, माइनस की, और फिर जो ये वाली वैल्यू थी log के लिए, ये वैल्यू किसके लिए आई थी मेरी? log के इक्विलिब्रियम की, वो यहाँ पे मैंने पुट करी थी माइनस में। माइनस और माइनस क्या हो गए थे आपस में? प्लस हो गए। आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। क्लियर है बात? यस मैम। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है? स्पॉन्टेनियस जब डेल्टा जी होगा आपका नेगेटिव और के इक्विलिब्रियम क्या होगा? ग्रेटर देन 1। कितना होगा? ग्रेटर देन 1। तो रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। ये बात याद रखनी है लेकिन। क्लियर है?
डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर मैं दोबारा बता दूं। delta G is negative for spontaneous reaction and K equilibrium is greater than 1 for spontaneous reaction. Clear है? याद रखना है इसे। अब हम लोगों ने एकदम से दूसरी चीज पे आ गई, चीज और छूट गई थी इसमें। आपको ये पता है इनका रिलेशन जो हम निकालते थे, स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, टेम्परेचर डेल्टा एच स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है मैम? नेगेटिव। और डेल्टा एस क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। हमने ग्राफ किया होगा, अगर किसी बच्चे ने देखा होगा तो वो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच की वैल्यू लिखी और टी डेल्टा एस लिखी। डेल्टा जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आनी चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आप सबसे पहले देखोगे ये ग्राफ या ये चार्ट जो है याद रख लेना, ध्यान से देखना, कोई बीच में नहीं बोलेगा। फेवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू होनी चाहिए क्या बच्चे? नेगेटिव, ठीक है, फेवर्ड के लिए। और फेवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एस क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव। आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। आपने डेल्टा एच की वैल्यू लिखी नेगेटिव आई, डेल्टा एस की पॉजिटिव आई, ओवरऑल जो डेल्टा जी निकल कर आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। रिएक्शन क्या होगी? फेवर मींस स्पॉन्टेनियस। और नॉन फेवर मतलब कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं रिएक्शन फेवर में कभी नहीं जाएगी जब मेरा डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। कब आएगा पॉजिटिव? डेल्टा एच होगा जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होता है। डेल्टा एच बच्चे पॉजिटिव आएगा, पीयूष है यहाँ पे? डेल्टा एच अगर बच्चे पॉजिटिव आपका आएगा तो क्या होगा? वो डेल्टा एच अगर किसी रिएक्शन के लिए पॉजिटिव, एंडोथर्मिक, नॉट फेवर। डेल्टा एस क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी नहीं होगी? बोलो भाई। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो गया तो टी डेल्टा एस पूरा क्या निकल कर आ जाएगा आपका? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। अगर डेल्टा एस बच्चे नेगेटिव है तो टी डेल्टा, एक कॉलम और बना लो इसके लिए, टी डेल्टा एस क्या होगा? माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा इसमें? अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस क्या होगी? नेगेटिव। तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? वो मैं पीयूष को ढूंढने के चक्कर में ध्यान भटक गया। बोलो भाई, क्लियर है? अगर ना समझ में आओ तो पूछ लेना, मैं फिर रिपीट करूंगी। डेल्टा रिपीट कर दो। चार्ट ढंग से बनाती हूँ, मैंने पहले से बना के रखा था। एक तो वो मैं पेज ऐड करती रहती हूँ, तुम्हारे डाउट लेती रहती हूँ, तो वो पेज ही मेरा खो गया जो मैंने पहले से लिखा हुआ था। तुम्हें दिख जाएगा लेकिन, ठीक है, जब तुम्हारे पास वो है ये नोट्स आएंगे। डेल्टा जी, मैम आपने लॉग निकालने के बाद क्या बताया? मेरा नेट खत्म हो गया था, अभी रिचार्ज करके दोबारा एंटर करा है। कुछ नहीं बताया लॉग खत्म करने के बाद कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 नेगेटिव होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, और के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होता है फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, होता है तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर देन 1 है? तुम लोगों को भी के इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर निकालेंगे ना, वहां देखोगे आप। अभी तो बताया था मैम ने। क्या मैम के इक्विलिब्रियम वाला और दूसरा क्या बोला आपने? यही बस, डेल्टा जी नेगेटिव। क्लियर? अरे भाई अभी तुम 8:30 बजे कहोगे छोड़ो हमारी क्लास। नहीं मैम, स्क्रीनशॉट ले लिया उस वाले। नहीं कहेंगे मैम। बताओ आगे। चलो ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े भी हैं, इसलिए जरा कल वाले छोटे थे, ठीक है। डेल्टा एच बच्चे, अगर डेल्टा एच आपका फिजिक्स वाले का पूरा उल्टा है मैम। हाँ मैम बेकार में कहते हैं दोनों सेम है, बहुत अलग है। कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, फिजिक्स में जो डेल्टा एच और ये सब आता है, हाँ बिल्कुल, उसके साथ वो उन दोनों को देखना ही नहीं है, साथ में पढ़ना ही नहीं है। जब एक दिन इसको पढ़ो तो उसको छूना ही मत। फेवर्ड कब होगी बच्चे? अच्छा ध्यान से सुनो बच्चे, अब डिस्टर्ब नहीं करो अब क्लास को। फेवर्ड अगर आपकी कोई रिएक्शन आपकी फेवर्ड है तो वो कैसे पता चलेगा? मैं माइक ऑफ कर रही हूँ तुम लोगों के, ठीक है। ना समझ में आए तो हैंड रेस करना। बच्चे कोई रिएक्शन फेवर्ड होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव।
और डेल्टा एस की वैल्यू, आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू में डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा जी को मुझे नेगेटिव लाना है। अगर मेरा डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या होगा, डेल्टा एच नेगेटिव। टी डेल्टा एस में अगर डेल्टा एस मेरा क्या हो गया, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज अगर मेरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये पूरा पूरा निकल के नेगेटिव आएगा, ये टर्म भी नेगेटिव आएगी और ये वाली टर्म भी नेगेटिव आएगी, और डेल्टा जी की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। अगर इक्वेशन आपकी क्या होगी, नॉट फेवर्ड, अगर कोई इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, नॉट फेवर्ड, अगर वो फेवर्ड में नहीं होगी, मतलब कि वो कैसे भी नहीं हो सकती होगी, तो उसमें क्या होगा, उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा एस की वैल्यू होगी नेगेटिव। बच्चे जब ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ध्यान से देखना गौर से, ये वाली टर्म अगर नेगेटिव हो जाएगी तो ये पूरा इसके आगे नेगेटिव लिखा है, ये पूरी टर्म को क्या कर देगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऐसी क्या, कौन सा वाला कब ऐसा होगा कि रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती, तो वो ये वाले में होगा कि जब डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, तो रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, क्योंकि हमेशा वैल्यू डेल्टा जी की क्या निकल कर आएगी, पॉजिटिव। अब एक कंडीशन के साथ, अगर कंडीशन कुछ लगेगी, डेल्टा एच, अब एक बार डेल्टा एच को पॉजिटिव रख लो, डेल्टा एच जो है उसको रख लो क्या, पॉजिटिव, और डेल्टा एस को रख लो आप, डेल्टा एस को भी रख लो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। जब डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो रिएक्शन फेवर कब होगी, जब टी डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर देन होगा किसके, डेल्टा एच के। जब रिएक्शन में टी डेल्टा एस बच्चों अगर बड़ा हो गया, ये वाली टर्म दिख रहा है मेरे, ये अगर ये वाली टर्म आपकी बड़ी आ जाएगी, ये वाली टर्म अगर बड़ी आएगी, तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये टर्म तो नेगेटिव हो गई है, और अगर ये बड़ी होगी तो फिर जो आंसर निकल कर आएगा ओवरऑल डेल्टा जी का, वो क्या आएगा, नेगेटिव। डेल्टा एच अगर आपका ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होगा, डेल्टा एच अगर आपका ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होगा, डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो और डेल्टा एस क्या हो यहाँ पर आपका, ये भी नेगेटिव, तो बच्चे कंडीशन ये लगेगी कि डेल्टा एच अगर बड़ा हुआ तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, वरना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। पूछो भाई, पूजा तुम लोग एक आ बार गया मैम। सुनो शिवानी, सुनो बाकी सारे बच्चे सुनो, जैसे ये समझ में नहीं आया तो ये बहुत इजी है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है। आप ऊपर जो रिएक्शन दिए उसको लिखो, डेल्टा एच की वैल्यू एक बार नेगेटिव फिर उसकी पॉजिटिव रखो, देखो कि कब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। यहीं पे सारा मत समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा रुको, है क्लियर है मैम इस वाले फॉर्मूले में एंथैल्पी दो दो बार, क्या बच्चे, स्पॉटिफाई क्या होता है, स्पॉटिफाई तो वो जो गाने वाला होता है ना, वो ऐप होती है। स्पॉटिफाई की बात क्यों कर रही हो भाई, हमारी स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मींस रिएक्शन खुद हो जाएगी। इसने कुछ नहीं पढ़ा लड़की ने, ये सिर्फ उठ के रही है, मैम मेरे को एक डाउट पूछना है। हम्म, मैम जैसे थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होता है, वैसे मैम इक्विलिब्रियम में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बच्चे इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल में आता ही नहीं है, वो हमेशा रिवर्सिबल में आता है, बस इतना है। इरिवर्सिबल का इक्विलिब्रियम हम पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वहां इक्विलिब्रियम आया ही नहीं। तो मैम रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स और उसमें क्या डिफरेंस होता है इक्विलिब्रियम में? अभी इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे साक्षी तब, ठीक है। मैम मेरे को ये डाउट बहुत दिनों से है, ये बता दो। ठीक है, मुझे नहीं पता तुम क्या पूछ रही हो, अभी रुको मुझे पहले पढ़ाने दो पूरा सारा, ठीक है साक्षी, लास्ट में सब बातें। मैम ये जो 5 चैप्टर हमारे इस बार क्या कहते हैं टेस्ट में आएंगे संडे के, ये 5 चैप्टर हमारे सेकंड टर्म में जो चैप्टर्स है वही है ना? हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बच्चे, एक चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आपको निकालना होता है तो वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की कितनी एंथैल्पी है, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होता है। अगर यही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में अगर आपको फॉर्मेशन ना दिया हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ना दिया हो, क्या दिया हो, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसका उल्टा हो जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। याद रखना इस बात को, बॉन्ड एनर्जी अगर गिवन होता है, अगर बाय चांस आपको
एंथैल्पी चेंज ऑफ बॉन्ड एनर्जी दिया है, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी गिवन है किसी की, तो बच्चे उसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी है, माइनस समेशन, मतलब सम मतलब सब लेने होते हैं सारे रिएक्टेंट, और मैं ये मान के चल रही हूँ तुम कुछ पढ़कर आए होंगे इसमें से, इसलिए नहीं दे रही हूँ भाई, नहीं पढ़ा कुछ भी बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड या एंथैल्पी ऑफ नहीं मैम फॉर्मेशन? नहीं पढ़ा। भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे पूरी एक क्लास लगी है, कैसे बताऊं मैं? मैम ये लास्ट स्लाइड दिखा दो, सेकंड बच्चे, लास्ट। लास्ट में मैं बताऊंगी, ये 4 बातें याद रख लेना बस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल कर आता है, इससे क्या निकल कर आता है? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और फॉर्मूले क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन के लिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी के लिए माइक ऑफ करो, फॉर्मेशन अगर गिवन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्लियर है? देखो यहाँ सब में से किसी में भी प्लस का निशान नहीं है बीच में, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए माइनस हो रहा है, या तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट जब बॉन्ड एनर्जी फॉर्मेशन गिवन होगा तब, और रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जब बॉन्ड एनर्जी गिवन होगी। आपकी बुक में क्वेश्चन है भाई इससे रिलेटेड। अच्छा बताओ, इन दोनों में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसका ज्यादा होगा बच्चे, जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा बच्चे? फर्स्ट वाला मैम। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसकी ज्यादा निकल कर आए, ये सेकंड वाले का ज्यादा है। किसका? सेकंड वाले का। हाँ, फर्स्ट वाले का। जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी बच्चे? जितनी कम ज्यादा होगी, जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना उसके बाद। यस मैम। मैम ये आपने तो ऊपर 12 लिखा और नीचे 17। अरे 126 है मेरी माँ। मैम वो दिख नहीं रहा था, ये क्लियर इसलिए। अब ठीक है? यस मैम। बच्चे जिसकी जितनी, यहाँ हिंदी में लिख देती हूँ, अपने नोट्स खोल के एक बार देख लेना, जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल। एनर्जी निकलेगी वो उतना ज्यादा स्टेबल, वो उतना स्टेबल। क्लियर है बात? अब बोलो, हो जाएगा? यस मैम क्लियर है। इसमें माइनस मतलब 126 जूल एनर्जी निकली, इसकी 17, तो जिसकी ज्यादा निकली वो उतना ज्यादा शांति से बैठ गया, मतलब स्टेबल हो गया। ये क्वेश्चन देखो सामने अब आ रहा है, इसका क्या? फर्स्ट माइनस मैम इसका 17 सेकंड है तो ना, माइनस में आपने लिया है। अरे माइनस तो साइन जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसके लिए लगा हुआ है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक की वजह से लगा है माइनस का साइन। कितनी फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हुई बात? ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है इसमें। मैंने क्या बोला है? जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी वो उतना क्या हो जाएगा? स्टेबल। ठीक है, वर्ड्स पे जाओ। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये वाली बात मैंने बता दी आपको। इसमें डेल्टा एन जी निकालना आ रहा है? यस मैम। प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन, माइनस का 1 आएगा मैम। माइनस का 1, -1। नीचे वाले इस वाले में डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है? -1, और इसमें कितनी है डेल्टा एन जी की वैल्यू? -2। मैम कैसे? वो तो ऐसे 1 आएगा ना, मतलब प्रोडक्ट 3 है, ये 1 है, ये लिक्विड है भाई, लिक्विड और सॉलिड को कभी नहीं लेना होता, गैस। अच्छा, सेम फेस वाले को लेना होता है? गैस लेना होता है, सेम फेज नहीं, सिर्फ गैस। आई है 10 बार बताती हूँ मैंने, फिर भी समझ नहीं। एच जी है ना, तो अच्छा गैस ठीक के है, नंबर। अगर डेल्टा एच देख लेती हूँ, ये देखो क्वेश्चन देखो। इफ डेल्टा यू इज 1200 किलो जूल, दिस रिएक्शन इज फाइंड डेल्टा एच एट 300 केल्विन। डेल्टा एच निकालना है आपको। अगर डेल्टा यू आपको गिवन है तो आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। यस मैम। एन जी आर टी आप वैल्यूज पुट करोगे डेल्टा यू की 1200 किलो जूल। अभी देखना, एक चीज इसमें बतानी थी, एक चीज तुम भूल ना जाओ करके। डेल्टा एनजी की वैल्यू बच्चे क्या लिखी है आपने? कितनी आई? माइनस का, याद रखना यहाँ -2 लिखना मत भूलना। अगर तुमने 2 लिख दिया तो तुम माइनस करने की जगह उसको वो प्लस कर दोगे। बात समझ में आई?
सपोज डेल्टा यू की वैल्यू आपकी अगर ये निकल रहा है इसमें नेगेटिव में गिवन है, यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू किसमें गिवन है, नेगेटिव में। मैम एक डाउट था, रुको अभी सारे इसमें डाउट। -2 क्यों आए? सिर्फ गैस को ही ऐसे वो करना है ना माइनस। हाँ, तो प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल हैं? 2 और रिएक्टेंट के 4 गैस है, उसमें 0 है, 0। मैम 2 ही तो है। एक में गैस में हाँ आप गैस नहीं लिखा था तो गैस मतलब ये मैम तो थोड़ी 4 हो गया ना, है, 2 - 4 इज इक्वल्स टू -2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 4 माइनस कितने 2 माइनस 2 - 4 -4। आंसर कितना आ गया, माइनस का। क्लियर है बात? यस मैम। माइनस का 2, आर की वैल्यू पुट करोगे 8.314, टेम्परेचर 300। एक बात याद रखना, ये जो वैल्यूज निकल कर आई है ना, ये वाली तो किलो जूल में है, ये याद रखना। अपने एग्जाम में भी मैंने इसीलिए क्वेश्चन लिखा कि ये वैल्यू किलो जूल में है, ये वैल्यू जूल में निकल कर आएगी। इस पूरी वैल्यू का जो भी आंसर आएगा आपको उसे 1000 से डिवाइड करना होगा, तब वो किलो जूल में कन्वर्ट होगी, और तब ये प्लस माइनस जो भी करना होगा वो होगा। बात समझ में आई? यस मैम। इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी। ठीक है भाई, मुझे नहीं पता, आप निकाल के देख लेना। आप निकालोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगी। अब उस वैल्यू को आप क्या करोगे इसके साथ, माइनस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर होगी बात? यस मैम। मैम हम जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, उसको -1200 से माइनस करेंगे। अरे ये माइनस है, माइनस में है, ये जो वैल्यू है यू की माइनस में है, ये माइनस में है। माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो जाएंगे। 1205 आंसर आ गया माइनस का। क्लियर हुई बात? कैसे निकालोगे? बस इस वाले क्वेश्चन में मुझे एक इंपॉर्टेंट बात ये बतानी थी कि जब आप डेल्टा एनजीआरटी करोगे तो वो जूल में निकल कर आएगा, क्योंकि 8.34 आपका किस में गिवन है बच्चे, जूल में गिवन है। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। आपको उसे 1000 से डिवाइड करना होगा। विच वर्क इज ग्रेटर, इसमें ये अभी बताया था तुम्हें उस वाले प्रोसेस में भी। इसमें से किसका, दूसरे वाले में, दोनों में नहीं, अरे अलग अलग, इसका अलग है, इसका आंसर आ गया 49.88400 हाँ, तो -1200। हाँ, तो उसको अप्रोक्स 5 ले लोगे। 4.9 समथिंग आगे कुछ आ रहा है तो 5 ले इसको लोगे। माइनस करेंगे तो 120.49 आएगा ना कुछ, मतलब प्लस करेंगे, सॉरी मैम। अरे हाँ, लेकिन मैंने 4.9 को अप्रोक्स 5 ले लिया। ओके मैम। अप्रोक्स में लिख देना ना। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन में आपको ना मिल रहा हो 1204 पॉइंट समथिंग 5 करके लिखा हो तो उसको लिख दो आप। अब देखो इधर क्वेश्चन को, इसमें इस वाले में वर्क डन किसका ज्यादा है, आपको पता है एरिया कवर्ड किसका, नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ इन दोनों का अलग, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है मैम फाइनल आंसर 2451 आया। अरे उसको छोड़ दो भाई, मेरे को आंसर क्यों बता रहे हो, तो मुझे कॉन्सेप्ट बताने हैं, फिर से रिवाइज करवाने हैं ना। वर्क डन इसमें कितना सबसे ज्यादा आपका W1 वाला वर्क डन जो है वो ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर W2 और W3 में सबसे W3 में उससे कम। तो सबसे ज्यादा वर्क डन जो है बच्चे वो कहाँ पर हो रहा है आपका, W3 में इतना वर्क डन है, W1 में कितना वर्क डन है ये पूरा। तो इसमें सबसे ज्यादा वर्क डन किसका है, W1 का, उसके बाद W3 और उसके बाद W2। ऐसे ही अब इसमें देखो W1 और W2 में किसका वर्क डन ज्यादा है, W1 2 का, क्योंकि मैम ये तो फिगर से समझ आ रहा है ना। 2 हाँ फिगर से, बस इसमें कुछ नहीं करना। 2 में ज्यादा एरिया कवर्ड हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, जबकि W1 में आपका सिर्फ इतना ही एरिया कवर्ड हो रहा है। क्लियर है बात? मैम पूरा W1 में इतना हो, अरे इतना ये नीचे की तरफ आ जाओ। क्लियर है? W1 में इतना हो रहा है, जबकि W2 में कितना कवर हो रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक का। क्लियर हुई बात? यस कौन सा वर्क डन ज्यादा हो गया, W2 का W1 से। अगर ऑर्डर पूछ लिया W1 का, फिर यहाँ पर भी कोई लाइन अगर आ गई तो W2 फिर W3 फिर W1, ये W3 है बीच वाली लाइन। क्लियर है? यस मैम। राइट के इक्विलिब्रियम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम मेरा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। हम इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए।
ठीक है, जिसके जो डाउट होंगे वो मुझसे बाद में पूछ लेना थर्मोडायनेमिक्स से। तो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो क्वेश्चन भेज के, मैं तुम्हें इसके साथ अभी एक पीछे से पीडीएफ भेजूंगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें सॉल्व करना, ठीक है। ओके मैम। इसके बताना है मुझे पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बतानी है। बच्चे ये सॉलिड आपको के इक्विलिब्रियम लिखना आता है, याद होगा, भूले तो नहीं होंगे, अगर भूल गए हो तो देख लो भाई। सॉलिड को नहीं लिखते हैं हम, के इक्विलिब्रियम लिखते हैं। मैं क्या लिखूंगी, अगर मैं कंसंट्रेशन की टर्म में लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, सी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, पावर्स ऊपर चली जाती हैं, और डी की कंसंट्रेशन। ए और बी क्यों नहीं लिखने वाली हूँ, क्योंकि ए और बी में सॉलिड लिखा है, और यही मैं प्रेशर की टर्म में लिखूं पी का स्क्वायर और पीसी पी डी। क्लियर है बात? मैम इसमें भी सेम वही होता है ना, पहले प्रोडक्ट लिखेंगे फिर रिएक्टेंट फिर अपॉन में। मैम सॉलिड हाँ, और लिक्विड को भी नहीं लेंगे? हाँ, सॉलिड और लिक्विड को नहीं लेंगे। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, आप ध्यान से देखो, इज 3.8, इफ रिएक्टेंट A and B added 0.25 मोल, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? अगर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका 3.8 गिवन है आपको, उसने बोला आपने ए रिएक्शन है आपकी A प्लस B से आपका C बन गया, उसने बोला कि A और B को आपने 0.25 मोल ऐड कर लिया। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट, आपने 0.25 मोल ऐड कर दिया। अब क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब क्या हो जाएगा? एक बात मैंने बहुत बार बताई थी, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर जिसने भी पढ़ा होगा तो, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐड करने पे या प्रेशर बढ़ाने घटाने पे कम नहीं होता। 3.8 एक गिवन टेम्परेचर पे 3.8 ही रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। और किसी चीज, अगर मैं रिएक्टेंट डालूं, प्रोडक्ट डालूं, प्रेशर चेंज करूं, इनर्ट गैस डालूं, कैटालिस्ट डालूं, कुछ भी डालूं, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम रहेगा। गलत मत कर देना कहीं पे भी क्वेश्चन को। जल्दी बताओ, डिटरमाइन द रिएक्शन ऑफ कोशिएंट इफ Kc इज 393। 393 आपको गिवन है क्या, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और NO2 गिवन है आपको, O2 NO3, इन्होंने बोला है कि NO2 O3, ये सबके सब आपने लिए 0.01 मोल में, 0.001 मोल का, ठीक है। ये NO2 O2 NO3 0.01 मोल मिक्स किया है 1 लीटर सॉल्यूशन में। QC निकालना है आपको, क्या निकालना है, QC निकालना होगा बच्चे। QC निकालने के लिए आप क्या करोगे, NO3 की वैल्यू कितनी है, 0.001 लिख के दिखाओ। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे QC की वैल्यू कैसे निकलेगी? नो NO3 का स्क्वायर, मतलब NO3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, NO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर प्लस O2 की कंसंट्रेशन। क्लियर है ये बात? प्लस नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई। QC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या? ये कौन है? शिवानी होगी, इसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, इसने इक्विलिब्रियम में ये कहाँ थी ये लड़की इतने टाइम से? नहीं मैम मुझे पता है क्यों हीट है, पर अभी नहीं, हीट AC QC के बराबर होता है ना मैम? हाँ, ये रिएक्शन कोश है। पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो, बुक खोल के देख लो, कहाँ रहते हो तुम। रिएक्शन, ये हीट, ये क्यों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले चैप्टर आ गया भाई। हाँ, ये हीट वो वाली हीट नहीं है, वो ये वाला क्यों होता है, स्मॉल लेटर का रिएक्शन कोशिएंट है ये। जो आपका के होता है, जो आपका के होता है वही आपका क्या होता है बच्चे, क्यू, मतलब निकलता वैसे ही है। के होता है आपका, इक्विलिब्रियम आ गया भाई, ये तो पूरा चैप्टर शुरू से समझाने की मांग करने लगी बच्चे। जब आपका N2 3H2 सपोज एक रिएक्शन है, ये गिवन टेम्परेचर पे जो मैं इसकी NH3 बना, ध्यान से सुनो, अब धीरे से समझा देती हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके लिए आप जो निकालोगे ना कि जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, मतलब जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ये मत पूछना इक्विलिब्रियम मींस क्या होता है। इक्विलिब्रियम मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गई रेट ऑफ बैकवर्ड के, मतलब जितना प्रोडक्ट बन रहा, सपोज 2 मोल NH3 बन रहा था, उतना ही 2 मोल टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जा रहा था। तो ये कंडीशन आ गई आपकी इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन आपकी इसकी अमोनिया की, इसको लिखते कैसे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ये प्रोडक्ट की पावर जो आगे से स्टेशनरी कोफिशिएंट है वो पावर में, फिर N2
की कंसेंट्रेशन, फिर हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन और 3 जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में। सेम यही चीज Q है, लेकिन अब की बार जो Q है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नहीं है। मतलब कि अमोनिया की कंसेंट्रेशन जब इक्विलिब्रियम पे नहीं थी, तुमने रैंडमली देखा वहां जाके कि ये 0.01 ये डला है, नाइट्रोजन इतना बचा हुआ है और ये इतना बचा हुआ है, तब इसकी कंसेंट्रेशन कितनी थी? तब जो कंसेंट्रेशन थी उस वक्त जब आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके जो आंसर निकाला वो Q, मतलब कि K तो आपका जब इक्विलिब्रियम पे निकला तब, लेकिन Q तब जब आपका इक्विलिब्रियम वहां पर नहीं था, तुम गए और तुमने सबकी कंसेंट्रेशन देखी, अमोनिया की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की देखी और उनकी कुछ कुछ वैल्यूज थी। इस क्वेश्चन में आपको उसने बता दी थी, जब आप गए तो आपने देखा NO2, O2, NO3 तीनों की तीनों ही 0.011 मोल में मिक्स थे वहां पे। मतलब मिक्सचर में मेरे पास क्या था, नाइट्रोजन ये ट्राइऑक्साइड का 0.01 मोल था, इसका भी इतना ही था, O2 का भी इतना ही था। QC की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे क्या आएगी, 0.001 का स्क्वायर 0.001 दिख रहा है ये साइड वाला जो मैंने लिखा भी? यस मैम। ठीक है, ये 0.01 का ये स्क्वायर, बच्चे स्क्वायर वाले से 0.01 से ये कट गया आपस में। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा QC इज इक्वल टू 1/0.001 और इसको अगर पॉइंट को हटाओगे और ऊपर लिखोगे 3 0 आ जाएंगी, 1000। इसका आंसर आ गया, QC की वैल्यू 1000 आ गई। शिवानी कुछ घुसा समझ में आया? शिवानी हाँ जी मैम, समझ रही हूँ। नहीं आया अभी समझ में? मैम समझ रही हूँ। ठीक है, जैसे हम मत बोलना नहीं आया समझ। नहीं आया त्रिशा? हाँ बिल्कुल सही कह रही है त्रिशा, कोई बात नहीं। चलो, रिएक्शन कोशिएंट है बच्चे, जो के इक्विलिब्रियम होता है वही है। इसमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर आप जिन बच्चों ने मेरी जिन्होंने इक्विलिब्रियम की क्लासेस नहीं ली ना, उनके साथ ये दिक्कत आ रही होगी, उन्हें कुछ नहीं पता होगा। जब भी कोई रिएक्शन होती है उसमें के, अगर जब मेरे पास एंथैल्पी के बारे में पता है, ये पता नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। A B से C बना और C प्लस D से आपका बना E, और अब मैं इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू x थी और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू आपकी -y थी। मैं पूछ रही हूँ मुझे A प्लस B प्लस D गिव्स E, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आपने इन दोनों रिएक्शंस को क्या किया जब रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को क्या किया जब आपने दोनों रिएक्शंस को H की वैल्यू निकाली, तो दोनों रिएक्शंस को ऐड करी, A प्लस B इसको ऐड किया तो B आपका C से C कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हुआ और A प्लस B प्लस D प्लस इज इक्वल टू E आ गया। तो जब दोनों रिएक्शंस को ऐड किया तो वो डेल्टा H की वैल्यू भी इस तरफ क्या कर दोगे आप, उनकी ऐड करोगे, यानी कि लिखोगे x माइनस y, किसकी वैल्यू आ गई मेरी, डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन थर्ड गेट। क्लियर हुई बात बोलो भाई? मैम जो जो रिएक्शन में करते वो उनकी एंथैल्पी। जैसे रिएक्शन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को करोगे, रिएक्शन में अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 से डिवाइड करोगे। ऐसे ही अगर आप रिएक्शन में क्या करो, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो तो ऐड करोगे, दोनों रिएक्शंस अगर आपस में माइनस हो रही होगी तो माइनस करोगे। ऐसा क्या हो रहा, चलो लास्ट में ये बात बताऊंगी, जिन्हें ये बात नहीं पता है उनके। मैम इसको बोलते क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस बताओ या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर पूछा है बच्चे। लेकिन अगर आपको K की वैल्यूज गिवन हो, K की वैल्यू, अगर आप दो रिएक्शंस को ऐड करोगे, सपोज A प्लस B से आपका बना E, इसके लिए बना है K1, और आपके पास रिएक्शन है एक E प्लस C और इससे बना आपका प्रोडक्ट D, और इसके लिए रिएक्शन है K2। एक थर्ड रिएक्शन उसमें मुझे लिखी A प्लस B प्लस C प्लस इक्वल टू D होगा। इस रिएक्शन के लिए K3 की वैल्यू बताओ क्या होगी, क्या होगी इस रिएक्शन के लिए K3 की वैल्यू। ये गिवन है K1, ये गिवन है K2, K3 और K1 और K2 में रिलेशन पूछ लिया। मैम ऐड नहीं, नहीं डिवाइड ऐड हो रहा है, मैं यही ऐड हो रही है दोनों रिएक्शंस क्या हो रही है, दोनों ऐड हो रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था H था तब ऐड होती थी, जब ऐड हो रही है रिएक्शन सब्ट्रैक्ट करते हो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है डिवाइड। लेकिन जब आपका K होता है तो जब दो रिएक्शंस ऐड होती हैं तो K की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्लियर? ओम, विभा? यस मैम।
जब दो रिएक्शंस आपकी ऐड होंगी तो उनकी के की वैल्यूज आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई, यानी कि मैम K1 आपने ई तो लिया ही नहीं है। क्या नहीं लिया? ई। अरे ई कट गया ना, तो रिएक्शंस ऐड हुई तो अच्छा दोनों रिएक्शंस क्या हुई, ऐड हुई। आपको क्वेश्चन में दो रिएक्शंस गिवन होगी, तीसरी गिवन होगी, आपको रिएक्शन को देख के पहचानना होगा कि आप दो रिएक्शन से 3 पर कैसे आए हो। सपोज इसके लिए आपका K1 ये गिवन है, अब उसने रिएक्शन में आपसे पूछ लिया कि 2NO3 और NO2 प्लस O2 1/2 और 1/2 K2। K1 और K2 में रिलेशन बताओ। अब 4 बातें याद रख लो भाई, क्या होता है, क्या क्या होता है। 1 में K1 हो जाएगा ऐसा। अब मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो, के रिलेशंस में कैसे हम वैल्यूज निकालते हैं। सब शांत रहेंगे बिल्कुल। जब मेरी दो रिएक्शंस आपस में ए से अगर मेरे पास बी बना और सी से डी बना, इन दोनों रिएक्शंस को जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरे जो के की वैल्यूज होती हैं बच्चे, वो मल्टीप्लाई हो जाती है, K1 मल्टीप्लाई K2। जब मेरी रिएक्शन में ए से जब मैं बी गई हूँ और अगर मैं इसके लिए K1 वैल्यू है और जब मैं बी से ए गई हूँ, इन दोनों रिएक्शंस को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/K1। सपोज इसकी वैल्यू उसने 2 दी थी और इस रिएक्शन के लिए वैल्यू पूछी थी, तो आप क्या लिखोगे, इस रिएक्शन के लिए वैल्यू क्या है, 1/2। क्लियर हुई बात? जब रिएक्शन रिवर्स होती है तो वैल्यूज इनवर्स, के की वैल्यू इनवर्स हो जाती है। और एच की वैल्यू क्या होती थी, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। दोनों को कंफ्यूज मत करना। वो एंथैल्पी वाले चैप्टर में जब डेल्टा एच रिएक्शन गिवन है आपको, सपोज N2 + 3H2 2NH3 आपका बना और रिएक्शन में आपको गिवन है कि इसकी वैल्यू है, डेल्टा एच की वैल्यू है -96। उसने बोला NH3 N2 + 3H2, इसकी वैल्यू बताओ डेल्टा एच की क्या होगी। कुछ नहीं, रिएक्ट माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 96। क्लियर हुई बात? डेल्टा एच के केस में अगर वही ये इसमें के की वैल्यू गिवन होती, सपोज के की वैल्यू 2 गिवन होती या 4 मान लो, तो इस वाले के लिए के की वैल्यू पूछी होती तो क्या होता, इस वाली के की वैल्यू का इनवर्स। क्लियर हो गई, 0.25। क्लियर हो गई बात? क्लियर है सबको? रिएक्शंस अगर ऐड हो रही हैं तो एंथैल्पी में वो ऐड हो जाती हैं, अगर के की वैल्यू क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। ठीक है, के की वैल्यू इनवर्स हो गई। एक और बात याद रखो, ए से अगर आपके बी में गया, इसके बाद इसकी वैल्यू अगर K1 है, अगर आपने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2A और से 2B बन रहा है, तो K की वैल्यूज के ये पावर में 2 आ जाता है, यानी कि K की वैल्यू अगर इसके लिए 2 होगी तो इसके लिए 2 × 2 हो जाएगी 4। क्लियर हुई बात? हम रिवर्सिबल वाले दोबारा बता दो क्योंकि रिवर्सिबल में अगर इक्वेशन रिवर्स हो गई, इक्वेशन अगर रिवर्स हो गई तो के की वैल्यू इनवर्स हो जाएगी, मतलब अपॉन में चली जाएगी, 1/। क्लियर है? यहाँ पर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना? हाँ, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। अगर आप ये बच्चे इसका पूरा डेरिवेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब करवाया था क्लास में, अगर जिसने अटेंड की होगी तो। अब रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में मैं ये तो नहीं कर सकती ना, पूरे 15 क्लासेस जितनी हमने पढ़ाया था इसमें सब करवाऊंगी, है ना, इसलिए ये कैसे आया क्या आया वो सब वहां हुआ था। अभी सिर्फ आप अभी के लिए ये याद रख लो फॉर्मूले, जो भी मतलब जो रूल्स निकल कर आ रहे हैं। K1 की वैल्यू से अब जब आप ये वाली इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से 2 पर आए हो, K2 उसने पूछा है K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन है। आपने फर्स्ट रिएक्शन को सेकंड रिएक्शन पे आने में क्या क्या किया, फर्स्ट को एक तो आपने क्या किया है, इनवर्स किया है, तो यानी कि जब आपने इसको इनवर्स किया NO3 NO2 और O2, यानी कि जब इसे इनवर्स किया तो K1 को भी आप क्या कर लोगे, इनवर्स 1/K1 हो जाएगा। K2 के बराबर, K2 किसके बराबर होगा, इनवर्स ऑफ K1। K2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, K2 = इनवर्स ऑफ K1। क्लियर हुई बात? हाँ जी मैम। नेक्स्ट स्टेप में मैम क्या प्रोसेस इरिवर्सिबल है? ये रिवर्सिबल तुम कहाँ से ला रहे हो, मैं कुछ और पढ़ा रही हूँ, तुम क्या सुन रहे हो। इरिवर्सिबल नहीं बच्चे, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल में ही एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल है बच्चे तो वो रिवर्सिबल कैसे हो जाएगी। मैम समझ गई सॉरी। इक्विलिब्रियम मींस कोई रिएक्शन जब दोनों तरफ जा रही हो। क्लियर है?
ये थर्मोडायनेमिक्स से अलग Yes, बात है। ma'am. थर्मोडायनेमिक्स की बात चली गई, अब मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ा रही हूँ। इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। अगर नहीं भी, अगर कुछ लगा हुआ एरो एक ही तरफ जा रहा है तब भी आप मान लेना दोनों तरफ है, अगर इक्विलिब्रियम का कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, K2 और K1 के बीच में रिलेशन हो गया, K2 इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ K1। ठीक है, अभी भी आप यहाँ नहीं पहुंचे हो, इक्वेशन 2 पे नहीं पहुंचे। इक्वेशन 2 पे पहुंचने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2NO3 2NO2 प्लस 2O2। क्लियर हुई बात? सॉरी, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप इसे? 2 से मल्टीप्लाई किया अगर आपने तो। बोलो भाई, क्लियर हुई बात? ये 1 हो जाएंगे। अरे 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 अरे, छोड़ो छोड़ो, 2 से मल्टीप्लाई किया अपनी रिएक्शन। क्लियर है बात? बोलो भाई, समझ में आई ये बात? अगर आपकी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हुई तब आप यहां पहुंचे हो, वो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है क्योंकि चेंज करके लिखा ना मैंने। K2 बाय K1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब इसकी वैल्यू की पावर में क्या आ जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से। बात समझ में आई? Yes, ma'am. जब आप A से B में गए तो बच्चे, जब आपकी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हुई है, 2 से मल्टीप्लाई हुई है, तो K की वैल्यू जो थी, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो K1 का स्क्वायर आएगी। क्लियर हुई बात? पावर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आई भाई? त्रिशा, कृष्णा मैम ये टाइप ऑफ फॉर्मूला है? नहीं, इसके पीछे हमने पूरा मतलब पूरा निकाला था ये कि कैसे हो रहा है। के इक्विलिब्रियम निकाला था। शिवानी भी आपको मतलब क्लासेस देख लेना या तो, या फिर बात याद रख लेना कि जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, 2 रिएक्शंस ऐड होती हैं तो उनको ऐड कर देते हैं, ऐसी के की वैल्यूज आपस में क्या कर देते हैं बच्चे? 2 रिएक्शन ऐड हो रही होती है तो मल्टीप्लाई। ये बस ये याद रख लो कि 2 रिएक्शन ऐड। आपकी क्लास में बताने क्या प्रॉब्लम है? कल और आज दोनों टाइम ना आपकी वॉइस मेरे पास ब्रेक होके आ रही है। बच्चे आपका नेट नहीं काम कर रहा होगा ठीक से। आज पहले यार मुझे पढ़ाई समझ आई है कि मैं सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट करके बैठी हूँ। हाँ, जब आप खुद पढ़ के बैठोगे ना बच्चे तभी चीजें समझ में आती है। इसलिए मैंने कल भी बोला था कि पढ़कर आना। अपनी एटलीस्ट बुक एक्सरसाइज की क्वेश्चन तो करो जो एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, अब नीट वगैरह तो तुम भूल ही जाओ, पहले अपनी एक्सरसाइज के उनके क्वेश्चंस कर लो। अगर वो आपने कर लिया ना, सिर्फ एक चैप्टर बचा है, केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट। नीट 50% कंप्लीट हो जाएगा आपका अगर आपने अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए तो। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो फटाफट से सामने। आपकी 2 K1 गिवन है इस रिएक्शन के लिए, K2 गिवन है इस रिएक्शन के लिए। अब इसने ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। उसने आपसे क्या पूछा है कि क्वेश्चन में कि आप मुझे बताओ कि अब ये जो थर्ड रिएक्शन गिवन है ना, थर्ड वाली K3, इसके लिए K3 की वैल्यूज क्या होगी? बोलो भाई, ख्याति क्या पूछ रही है? अब ध्यान से देखो, जो बच्चे आपने 1 और 2 रिएक्शन से थर्ड रिएक्शन में पहुंचने के लिए जो आप करोगे, K की वैल्यूज को उस हिसाब से ही चेंज करोगे। K की वैल्यू को क्या करोगे? उस हिसाब से चेंज। शिवानी, इस तरीके क्वेश्चन आएगा कि अब आपने देखना है कि 1 और 2 दोनों के साथ ऐसा क्या आपने करा कि आप थर्ड में पहुंचे। जैसा भी बताया था कि ऐड करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वर्स करते हैं तो उसको रिवर्स करते हैं रिएक्शन को, तो उनको इन्वर्स कर देते हैं। वो चीजें आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे थर्ड पे पहुंचना है ऐसे करके। ए बी और A2B, और आपने देखा आपको कहाँ पर पहुंचना है? 1 बाय A2 B2 और C पर पहुंचना है। तो आपने रिएक्शंस को क्या करना है? फर्स्ट वाली रिएक्शन पे पहले तो 1/2 नहीं है, और इसका A2 B2 जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड है। इसका A2 और B2 किस साइड है बच्चे? प्रोडक्ट वाली साइड है। A2 और B2 जो प्रोडक्ट वाली साइड होगा तो आप इसको पलट के इस तरफ लेकर आओगे। स्टेप बाय स्टेप देखना कैसे हो रहा है। A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। रिएक्शन क्या हो गई बच्चे? रिवर्स हुई है, मतलब इस तरफ लिखी है प्रोडक्ट वाली साइड रिएक्टेंट लिख दिया, रिएक्टेंट वाली साइड प्रोडक्ट। तो यानी कि जो ये K1 की वैल्यू है आप इसको भी क्या लिखोगे? 13.6 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर? यस और नो? यस मैम। आपने पहले प्रोडक्ट देखा कि प्रोडक्ट में आपका 1/2 A2 चाहिए था, पर आपका 1/2 A2 तो इस साइड था, तो आपने इसको घुमा दिया, इस तरफ करा, तो उसके लिए आपने K की वैल्यूज को इन्वर्स कर दिया। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जब रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी तो K की वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी। नेक्स्ट पे आओ, K2 वाले पार्ट पे क्या किया। एक और चीज आपकी रह गई, 1/2 चाहिए था आपको। क्या चाहिए था? 1/2। तो यानी कि आप इसको 1/2 करोगे। आप A2 B2 आपको 1/2 वाला चाहिए,
तो आपने इसको 1/2 किया। जब आप इसको 1/2 करोगे यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि आप 3.6 इंटू 10⁵ को भी किससे मल्टीप्लाई वो पावर में चढ़ाओगे, 1/2 को पावर में लगाओगे। के की वैल्यू रिएक्शन को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम पावर में भेज देते हैं के की। बात समझ में आई? ये बताया था भी मैंने आपको कि ए से अगर आपका बी गया है कोई, अगर उसके लिए के की वैल्यू 2 है तो अगर वो 2a कर दिया मैंने, 2a से 2 भी गई हूँ तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके लिए 2 की पावर 2 यानी कि 4। अगर 1/2 मैंने इसको कर दिया तब क्या हो जाएगी मेरी के की वैल्यू √2। अंडर 2 का 1/2 मतलब कि क्या √2। क्लियर है? यस मैम। अच्छा 3.6 इंटू 10⁻⁻5 3.6 इंटू 10⁻5 का 1/2 मतलब क्या 36 इंटू 10⁻4 लिख सकती हूँ मैं इसको, और इसका 1/2 ऐसे अंडर रूट कर सकती हूँ 1/2 को अंडर रूट, और मैंने ये पॉइंट हटा के क्या किया है यहाँ से 5 को ऐड किया और 4 लग गया 36 10⁻4। क्लियर है ये बात सबको भाई? 3.6 से कैसे आया 36, पॉइंट हटाया 4, 10 से 10 कैंसिल 36। इसकी वैल्यू सबको पता है क्या? मैम आपने रूट क्यों लगाया? 1/2 मींस रूट। अच्छा ए की पावर अगर सपोज 1/2 लिखा है मतलब कि अंडर रूट है। बात समझ में आई? यस मैम। इसकी वैल्यू क्या होती है 6 इंटू 10⁻2। क्लियर हुई? 6 इंटू 10⁻2 वैल्यू आ गई आपकी इसके लिए। आपने सब चीज रिएक्शन में कर दिया। अब जरा सोल्यूशन करवा दो जल्दी से। हाँ जल्दी से देख लो भाई, टाइम हो गया है, बहुत पीछे चल रहे हैं हम। K2 की वैल्यूज बच्चे क्या हो गई? K2 की वैल्यूज देखो इधर। मैम क्वेश्चन वाला पीडीएफ भेज दोगे ना आप? हाँ बिल्कुल। K2 जो आपके पास है इसके साथ अब क्या करना है आप रिएक्शन को AB प्लस 1/C गिव्स आपको ABC। आपने इन दोनों रिएक्शंस को क्या किया ऐड किया तो आपके पास थर्ड रिएक्शन आ रही है। देखो आ रही है थर्ड रिएक्शन। AB से AB कैंसिल, 1/2 AB 1/2 B2 1/2 C और ABC। बोलो भाई सी वाले के साथ हम दूसरी वाली इक्वेशन के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों को ऐड किया आपको थर्ड रिएक्शन मिल गई। क्लियर है? हाँ या ना? नहीं समझ में आया? यस मैम यस मैम। तुम लोगों का दिमाग अब खत्म हो गया है। अभी तो फिजिक्स ही पढ़ना है ना? यस मैम। हाँ K1 डिवाइड, अगर आपने दोनों रिएक्शंस को ऐड किया है तो आप K की वैल्यूज के साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई। दोनों रिएक्शन ऐड करी ये वाली दोनों, तो उसके बाद आपको थर्ड मिली है तो K की वैल्यूज को क्या करोगे 6 ये 1/में था, ये 1/ में थी ये वाली वैल्यू। बोलो भाई ये वैल्यू 1/ में थी ना आपके पास, यहाँ देखो 1/3.6 इन 10⁻4 थी, उसको मैंने वहां करके दिखा रही थी कि कैसे होगा करके। 1/6 इंटू 10⁻2 आया ये K1 की वैल्यू, और K2 की वैल्यू कितनी आई 3 इंटू 10 की पावर। K2 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 की पावर -2। कितनी है K2 की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर क्या है -3। क्या आंसर आएगा 1 इंटू 10 की पावर -5। क्लियर हुई बात? लास्ट स्टेप समझ नहीं आया? पूछो बता दो नहीं आया। लास्ट स्टेप बच्चे रिएक्शंस को करके देखना। ये रिएक्शन सिर्फ यही तक है, उसके बाद मैंने बी वाले के साथ रिएक्शन को ऐड कर दिया। जब दोनों रिएक्शन ऐड करी तो उनके K1 और K2 आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। पहले वाले के लिए K1 जो था वो ये था, ये निकल कर आया था लास्ट में, क्योंकि जब मैंने उसको घुमाया मल्टीप्लाई किया जो किया वो मैंने यहाँ पे लिख के K1 की वैल्यू ये निकल कर आ गई। अब की बात K' लिख दो इसको। K2 की वैल्यू गिवन है ये, इन दोनों को ऐड किया तब आपको K3 मिल रहा था, इसलिए आपने क्या किया रिएक्शंस को वैल्यूज पुट कर। इससे ज्यादा आप एक बार खुद करके देखना। ली शेटले प्रिंसिपल पे आओ फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिएक्टेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट क्या इफेक्ट पड़ता है। एक अगर आपके पास रिएक्शन है 2xy फॉर्म हो रहा है, अगर आप रिएक्शन में प्रोडक्ट की ये xy की कंसंट्रेशन कब पड़ेगी, xy की फॉर्मेशन कब पड़ेगी प्रोडक्ट में, अगर रिएक्शन में जब आप क्या ऐड करोगे एड x2 एंड y2 इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये xy फॉर्मेशन बढ़ाएगा। बोलो भाई। यस मैम।
अब ये बात याद Yes. रखना, ली शेटलियर में वो इसकी बात कर रहा है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डालने में। एक्स वाई की बात कर रहा है वो, कि एक्स वाई बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब आप रिएक्टेंट X2 या Y2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाएगी। आप ली शेटली प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है? अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन कैसी है? अगर आपकी एक्सोथर्मिक है, बच्चे इसको एक उससे याद रख लो, ये A प्लस बी गिव्स C प्लस एक्सोथर्मिक है, मतलब यहाँ पे हीट टिकली, हीट एज अ प्रोडक्ट हो रहा है इसमें। अगर आपका प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। रिएक्शन कैसे जाएगी बच्चे? Backward, रिएक्शन ma'am. जाएगी बैकवर्ड। और वो अगर कंसंट्रेशन की बात करें सी की, तो सी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम। क्लियर हुई बात? क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। क्लियर है बात? यस मैम। अगर आप बात करो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक हुआ यानी कि हीट को आप इस तरफ लिख दोगे। हीट किस तरफ आ गई? रिएक्टेंट की तरफ। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर क्या होएगा बच्चे? बढ़ेगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। यस मैम। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। टेम्परेचर अगर कम कर दोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। क्लियर हो गई? आपके पास ये इस तरीके से लिखा, ऐसा क्यों होगा कि वो बढ़ाने पे हीट बैकवर्ड जाएगी? इसको बोलो पढ़ के आए बच्चे। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट, आपके कोई, अगर ये दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अगर आप इधर से एक प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो रिएक्शन को वापस से वहीं पर आना है के इक्विलिब्रियम पे, तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ। ओके मैम। अगर आपके पास रिएक्शन में ये बढ़ाओगे, रिएक्टेंट बढ़ाओगे, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? वापस से के इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगी रिएक्शन, तो फॉरवर्ड जाएगी, उसको वो कम करेगी। ली शेटले प्रिंसिपल ये बताता है। क्लियर? ये सब इसलिए था कि आप पढ़ के आए हो। अब मेरे ख्याल से इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में भी नहीं पढ़ा होगा, सिंपल से बता देती हूँ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होता है? जब भी आपका कोई भी रिएक्शन, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, रिएक्शन शिफ्ट होती है। रिएक्शन शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स मोर, गैशियस मोल, नंबर ऑफ गैशियस, जैसे कि इसमें भी गैस लिखा हुआ आएगा। इन दोनों, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ गैशियस मोल किस साइड ज्यादा है? प्रोडक्ट वाली साइड है। तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी? अगर प्रेशर इंक्रीज करूंगी, रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड। यस मैम। फॉरवर्ड करेगी। अब जरा इस वाली रिएक्शन के लिए मैम बताओ। ये समझ में नहीं आया, दोबारा एक बार रिपीट कर दो। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे, रिएक्शन शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स मोर। प्रेशर, अब इसके लिए क्यों होगा, क्या होगा, ये सब बताया था, लेक्चर जाके देखो इक्विलिब्रियम वाला। प्रेशर इंक्रीज अगर मैंने किया, प्रेशर इंक्रीज किया, रिएक्शन शिफ्ट होगी। रिएक्शन शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल मोर, वेयर नंबर ऑफ मोल गैस के देखने हैं, हाँ, सॉलिड लिक्विड के नहीं देखने। वेयर नंबर ऑफ मोल मोर, इन दोनों, इसमें बताओ रिएक्शन प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? बैकवर्ड जाएगा मैम। बैकवर्ड, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इस साइड ज्यादा है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। और अगर मैं इनर्ट गैस डालती हूँ, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस क्या होता है? इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैंने डाली है तो मेरे चेंजेस होंगे, लेकिन अगर मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाली है, नो शिफ्ट। याद रखना इस बात को, अपने दिमाग में बिठा लो। इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करी है तो नो शिफ्ट, कोई शिफ्ट नहीं होगा। क्लियर है? मैम इनर्ट गैस कैसे पहचानेंगे? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, अगर ये कुछ बोला है कि दिस इज रिएक्शन, वी ऐड हीलियम, वी ऐड नियॉन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो व्हाट इज द चेंज? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, नो चेंज, क्या? तो नो चेंज, नो शिफ्ट। क्लियर? अब एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर लिखा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई आप किसी को ऐड करोगे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस, एट कांस्टेंट प्रेशर ऐड की आपने, ऐड इनर्ट गैस, रिएक्शन शिफ्ट, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी बच्चे? जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके? रिएक्शन। मैम इनर्ट गैस को कैसे पहचानते हैं? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन,
मैम नोबल गैस इज नोबल। हाँ, जो नोबल गैस है वो इनर्ट गैस। एड इनर्ट गैस, रिएक्शन आपकी शिफ्ट हो जाएगी एट कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर पे ऐड कर रहे हो, एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे तो वेयर नंबर ऑफ मोल्स आपके रिएक्शन शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स, मैं भूल गई हूँ, वेयर नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आपने ऐड करी इनर्ट गैस, वॉल्यूम हो गया इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ गया आपका, इसकी वॉल्यूम बढ़ गई, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। रिएक्शन शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज, जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वे नंबर ऑफ मोल्स मोर, जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे आपको रिएक्शन को उस साइड उस तरफ जाएगी। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल मोर, बात समझ में आई? ये हुआ कैसे? आपके पास ये थी, मैंने कैसे याद किया अभी मैं भी भूल गई थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी कहाँ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स मोर या क्या। आपने कर दिया, सॉरी। अगर आपके पास इनर्ट गैस ऐड करोगे बच्चे एट कांस्टेंट प्रेशर पे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नंबर, जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पहले थे ना, पहले 5 थे, तो अब क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 5 ही है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर यहाँ 1 लीटर में थे इतने और यहाँ 5 थे आपके 500 में, तो नंबर ऑफ मोल्स, ये जो चीज है ना ये वाली नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम जो है बच्चे, वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आई? कम कैसे हुआ? जहां पहले इतने से घूम रहे थे एक ही जगह पे, अब इतनी बड़ी जगह मिल गई, वहां घूम रहे हैं उतने, ठीक है, बहुत बड़ी जगह मिल गई उसे घूमने के लिए। 1 लीटर क्वेश्चन भेजना, पढ़ने जाए मैम। शिफ्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर, ठीक है हाँ भाई। एड इनर्ट गैस, रिएक्शन शिफ्ट, नंबर ऑफ मोल्स वहां शिफ्ट हो जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। क्लियर है? अब फटाफट से केमिकल ये डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला देख लो, उसके बाद चले जाना। देख सकते हो भाई? है, फटाफट से इसके फॉर्मूले देखो और फिर जाओ। क्या कह रही है पूजा? डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आपका 1 × 10⁻⁷ दिया है, इट फॉर्म्स सॉल्ट विद एल्कली NaX। आप फॉर्मूले याद रखो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, बस हाइड्रोलिसिस वाले फॉर्मूले याद रखना। Ka × KH = Kw होता है। इसी फॉर्मूले को देख लो और याद रख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो कर लेना। H हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस √KH होता है। याद है किया था कुछ हमने ऐसा, KH को मैं KW/ में KA लिख सकती हूँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 × 10⁻⁷ दिया है। ठीक है, इसमें एक सी भी यूज होता था, सी कहाँ याद है? डिग्री ये बताया था, H बताया था नीचे में होता है वो K/C। पक्का? K/में नहीं, ये नहीं था मैम। चलो भाई, KW/C/Ka आपकी वैल्यूज होगी। आप बच्चे वो pH के लिए था फॉर्मूला, pH निकालने के लिए। इसके सारे फॉर्मूले देख लेना, ये क्वेश्चन आपको दे रही हूँ और फटाफट से पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का बच्चे आप Ka आपको गिवन है, KH आपको गिवन है, 0.1 आपको कंसंट्रेशन गिवन है। आप वैल्यूज पुट करोगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपके पास निकल कर आ जाएगा। 1 × 10⁻⁻14 से डिवाइड किया आपने क्या, Ka को, Ka कितना था 1 × 10⁻⁷ था, और डिवाइड में और क्या था आपका, सही भूल रहा है भाई, KW Ka/C यही था। यस मैम। आप इसको 0.1 पुट करोगे, जो आपका आंसर निकल कर आएगा ना बच्चे, इसको सॉल्व करें। क्या आंसर आ रहा है, चलो कोई बताएगा? 10⁻⁻6 आंसर आ रहा है। एक मिनट बच्चे मुझे बताने दो पहले। 10⁻⁻6 आंसर आया बच्चे, इसमें परसेंटेज पूछा है, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी परसेंटेज आएगी। क्लियर हुई बात? परसेंटेज कितनी आएगी, सॉरी डिवाइड करोगे, 100 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 100 से, तो 10⁻4 परसेंटेज आंसर आएगा। क्लियर हुई बात? परसेंटेज के, अरे तुम लोगों ने कितना, मुझे नहीं बच्चे, डिवाइड करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से तो डिवाइड प्लस माइनस का साइन है तो ऐसे ऐड हो जाता है मैम इसमें। अब तुम अपने आप कर लेना, तुम्हें शीट मिल जाएगी, उसमें सॉल्यूशन होंगे, एक बार देख लेना पीछे वाले। ठीक है भाई? ठीक है, -4% नहीं भाई त्रिशा, तुम करना, मैं भेज दूंगी इसको। ठीक है, देख लेना। ये देखो मेन क्वेश्चन, मेरा सच में सर दर्द हो गया।
अब मैं आपको 10 की ये छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो जो आपको मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। 10 - 8 HCl सॉल्यूशन का pH क्या होगा? क्या सबको पता है इसका? 7 लेस देन 7 होता है, लेस देन 7। बोलो भाई, यस और नो? यस मैम। यस मैम। पक्का पता है ना? कोई 10 की पावर 8 तो नहीं कर देगा, मतलब No, ma'am. 8 pH। और एक क्वेश्चन और देख लो, अगर आपके पास बच्चे ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से देखो जरा। अगर आपके पास लिखा है कि आपको 20 ml H2SO4 मिलाया और 20 ml HCl मिलाया, अब आपको pH बताना है। बच्चे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसके? नंबर ऑफ मोल्स किसके? H2SO4 के अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे बच्चे, तो आपके पास क्या है इसमें? M मल्टीप्लाई V का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का होता है, याद है किसी को ये? मोलरिटी आपकी कैसे निकलती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। बोलो भाई, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलरिटी होता है। अगर आपको वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो मोलरिटी अपॉन में मल्टीप्लाई वॉल्यूम। यस, याद आया कुछ? मैम पता नहीं है। अरे भाई यस मैम। पता नहीं है मतलब होता तो है ना ऐसा। नंबर ऑफ Yes, मोल्स ma'am, अपॉन होता में मोलरिटी। फिजिक्स पढ़ाया अब। हाँ फिर बात तो ये ठीक कह रहा है, फिजिक्स पढ़ना। एक काम करो, कब आओगे फिर तुम अब पढ़ने के लिए? आप जब बुला लो। अब ध्यान, एक मिनट देख लो फटाफट से इस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बस ये पक्का मोलरिटी इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम आपके उसमें भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर बन जाएंगे, जरा देख लो। मेरा तो डाउट बताया ही नहीं आपने। शांत हो जाओ, अभी बाद में लास्ट में। क्या डाउट था? आज कब आएगा? अगर बच्चे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, इसमें पहले आपको H2SO4 के H2 में आपके 2 मोल हैं, 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, ठीक है? 2 हैं, 2 आपके हाइड्रोजन है और मोलरिटी कितनी है? 0.1 और वॉल्यूम कितना है इसका? 20। यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके टोटल हाइड्रोजन में? यहाँ पे H2SO4 के कितने आ रहे हैं टोटल के? 4। बोलो भाई 4 आया आंसर। ऐसे ऐसे आप HCl के निकालोगे तो HCl में 0.1 है और 20 ml लिया है, उसमें तो 1 ही हाइड्रोजन आ रहा है तो 1, तो कितना आया इसका? 2। क्लियर हुई बात? नंबर ऑफ मोल H+ के कितने आए? 4। हाइड्रोजन के कितने आए? 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स और कितने हो गए हाइड्रोजन की? टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4। 2 + 6, 2 + 4 कितना हुआ? 6। 2 + 4 कितने हो गए? 6। अच्छा मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है हाइड्रोजन की। कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होती है? 6 डिवाइड में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया अब सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया है? 40 ml। 40 ml। 20 ml ये मिला, 20 ml ये मिला, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 40। कट करोगे 3/20। उसने मुझसे pH पूछ लिया, -log 3/20। इसका आंसर 0.82 आएगा, अपने कर लेना आंसर। log 3/20 का आंसर 0.82 होता है, रट लो। क्लियर हुई बात? क्लियर है? अच्छा यस मैम। माइनस लॉग 0. हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू pH होता है, ये बात भी पता है सबको? ये बफर, ये सॉल्युबिलिटी का एक क्वेश्चन और देख लो प्लीज प्लीज प्लीज। देख रहे हो? यस मैम। कह रहे हो मैडम? यस मैम। बच्चे हम सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो ये कैसे करते हैं ये पता है आपको? -23। आप इसको क्या ले लोगे? ये कितने, ये M2X3 जब ब्रेक डाउन होगा किसमें होगा? 2M+ और X3 में। अगर ये S है, ये भी S, ये 2S है तो ये 3S होगा। बोलो भाई, ये अगर 2S होते हैं तो ये 3S होगा। और आपको K इक्विलिब्रियम, ये K सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है क्या होता है? 2S की पावर 2, 3S की पावर 3। क्लियर हुई बात? कैसे आया कुछ पता है? पढ़ लेना एक बार। पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा। इम्पोर्टेंट है भाई, कर लेना। देखेंगे। 2S मैम। जो ये 2 है ना, S, अगर ये S है, यहाँ 2 आया आंसर ये आपका, तो ये 2S हो गया। ये 3S हो जाएगा।
2s 3s। कैसे आया आपका ये? आपने दोनों का के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाला, जैसे आप के इक्विलिब्रियम निकालते थे ना, तो ऐसी के सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए आप ये जो आयन्स होते हैं इनको लिखते हो। आंसर कितना आ जाएगा 3, इसको सॉल्व करोगे तो 3s की पावर 3। जो आंसर आएगा ना उसको इसके इक्वल लिखना और इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करके आंसर दिमाग में बिठा लेना। समझ रहे हो ना बात को? समझ गए। हाँ ये समझा। ये इसकी आवाज में लगा मुझे कि इससे कुछ समझ में आया कि मैम क्या कहना चाहती है इनडायरेक्ट वे में। मैम 9 बजे से फिर से क्लास है, छोड़ दो, खाना बाय 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 बाय। एक बार देख लेना।